नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडेड क्लासेस बैडमेर पर। दोस्तों आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आरबीसी की बुक से देखेंगे इतिहास, कला, संस्कृति की, और इससे पेपर में प्रश्न भी जरूर आता है और हाईलाइट करके अलग आपको बता रखा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगले वीडियो में अपन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, जितने भी इससे प्रश्न आ रखे, खूब प्रश्न आते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन शुरू करते हैं वो है गौरी बाई। कौन? गौरी बाई। तो गौरी बाई जो इनका जन्म कहाँ हुआ, पहला प्रश्न यही आ सकता है सभी में कि किसका संबंध कौन से जिले से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि गौरीबाई का संबंध कौन से जिले से। तो गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, और ये कृष्ण भक्ति की कवियत्री थी। ठीक है, याद रखना, कृष्ण भक्ति में लीन हुआ करती थी। और गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आर का भी। ठीक है, कि वागड़ की मीरा के नाम से किससे जाना जाता है, तो गौरीबाई को। और ये एक बार नहीं कई बार आ रहा है। ठीक है, वागड़ की मीरा गौरीबाई। कहाँ जन्म? डूंगरपुर में नागर ब्राह्मण परिवार में। उसके बाद में डूंगरपुर के एक महारावण थे शिव सिंह। कौन से? डूंगरपुर के महारावण शिव सिंह ने 1829 में, कब? 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। यह आपको याद रखना है। तो बाल मुकुंद मंदिर वैसे भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित लग रहा है। ठीक है, तो बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना डूंगरपुर के महारावण शिव सिंह ने करवाया। किसके लिए कराया, तो अक्सर गौरीबाई के लिए कराया। कब कराया? 1829 में। अब ये जो 1829 है, ये इंपॉर्टेंट सन है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपने राजस्थान का नामकरण पढ़ा है तो राजस्थान के नामकरण में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आती है जिसका नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? द एनल्स, या एनाल्स भी लिखा मिल सकता है। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज, ठीक है, ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। किसकी पुस्तक है, तो अक्सर कर्नल जेम्स टॉड की। किसकी? कर्नल जेम्स टॉड की एक पुस्तक है जिसे क्या बोलते हैं, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को। और इसी दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जानना भाई। ठीक है, अब अपने याद रखना है, वापिस एक बार शॉर्ट में बोल देता हूँ। गौरीबाई, जिला पूछे डूंगरपुर। ठीक है, कौन सी भक्ति? कृष्ण भक्ति करती थी। उसके बाद वागड़ की मीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में डूंगरपुर के कौन से महारावण? शिव सिंह ने कब? 1829 में क्या कराया? बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। किसके लिए? गौरीबाई के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निहाल चंद। बहुत फेमस नाम है, आपने खूब कई बार सुना होगा, फिर भी एक बार और सुनो। कौन सा? निहाल चंद। तो निहाल चंद जो इनका संबंध प्रश्न यही आता है, कौन सी चित्रशैली से संबंधित है, तो निहाल चंद जो है वो अपने किशनगढ़ चित्रशैली से संबंध रखता है। ठीक है, और इन्होंने किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया था। चरमोत्कर्ष मतलब एकदम ठेठ ऊपर है ना, नेक्स्ट लेवल तक। तो इन्होंने क्या किया? किसने? निहाल चंद ने किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर लाने का इनको श्रेय दिया जाता है। अगला, ये जो है वो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में थे। कौन? ये निहाल चंद किसके दरबार में थे? किशनगढ़ के सावंत सिंह के दरबार में थे। ये प्रश्न भी आ सकता है। अगली अगर बात करें तो सावंत सिंह और उसकी प्रेयसी कौन? बणी ठणी। कौन सी ठणी? बणी ठणी। तो बणी ठणी और सावंत सिंह, इन दोनों को राधा कृष्ण के रूप में इन्होंने चित्रित किया था, याद रखना। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि सावंत सिंह और उसकी प्रेयसी बणी ठणी को राधा कृष्ण के रूप में किसने चित्रित किया? किसने? निहाल चंद ने किया। ठीक है, उसके बाद में बणी ठणी का जो चित्र है वो भारत का मोनालिसा कहलाता है। ये आपको याद रखना है। भारत का मोनालिसा किसे कहते हैं? बणी ठणी के चित्र को कहते हैं। चित्रशैली कौन सी है? किशनगढ़। ये चित्र वगैरह, ठीक है ना, बनाया किसने? तो अपने निहाल चंद जी ने बनाया। ठीक है, याद रखना, भारत का मोनालिसा कहा जाने वाला बड़ी ठणी का चित्र। और बड़ी ठणी कौन थी? तो प्रेयसी थी किसकी? सावंत सिंह की। ठीक है, यही थी, आप चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये आपको चित्र से पता चल रहा है, पन्ना धाय के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे प्रश्न आते हैं। पन्ना धाय, ठीक है, एक तरफ है उदय सिंह, एक तरफ है चंदन। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं क्या है। तो अब बात करते हैं पन्ना धाय के बारे में। तो पन्ना धाय जो है वो उनके बारे में कोटेशन पढ़ते पहले कि हीरा पन्ना मोकड़ा, खोदिया खान पहाड़, असली पन्ना तो जने माटी धर मेवाड़। यानी पन्ना जैसी जो वीरांगनाएं हैं या फिर स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान की मिसाल जो है वो कहाँ जन्म लेती है? माटीधर मेवाड़ में। हीरा पन्ना मोकड़ा, खोदिया खान पहाड़, असली पन्ना तो जने माटीधर मेवाड़। अब इसमें एक और बात करते हैं कि स्वामी भक्ति, त्याग, बलिदान की मिसाल पन्ना धाय का जन्म कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के निकट पांडोली गाँव में हुआ था। छोटा प्रश्न सीधा, पन्ना धाय का जन्म कौन से जिले में हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। कौन से गांव में? पांडोली गांव में, याद रखना। ठीक है मैंने। और हांकला गुजर के घर में हुआ था। तो पन्ना धाय का जन्म कहाँ? चित्तौड़गढ़ के निकट पांडोली गांव में हांकला गुजर के घर में हुआ। ठीक है, उसके बाद में पन्ना का जो विवाह है वो महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ था। तो पन्ना के पति का नाम क्या था? सूरजमल। किसकी सेना में नियुक्त है वो? महाराणा सांगा की सेना में। उसके बाद में पन्ना के पुत्र चंदन, पन्ना के पुत्र का नाम क्या था? चंदन था।
जन्म के कुछ दिनों बाद ही किसका, मेवाड़ की रानी कर्णावती ने किसको, राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया। यानी जो चंदन थे वो उदय सिंह थे थोड़े से बड़े थे बेचारा, क्योंकि चंदन के जन्म के कुछ दिनों बाद महारानी कर्णावती ने किसको, राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया था। तत्कालीन परंपराओं के अनुसार पन्ना को राजकुमार उदय सिंह की क्या बनाया गया, दायमा बनाया गया, यानी दाय बनाया गया। और मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने कब, 1535 में, बनवीर ने 1535 में महाराणा विक्रमादित्य की क्या कर दी थी भाई, हत्या कर दी थी। और उसकी विचार ऐसे थे कि अब विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह को भी फ्री करना है, ठीक है ना, किसके, बनवीर के। लेकिन ये बात पन्नादाय को पता चल जाती है। तो मेवाड़ के सामंत बनवीर ने 1535 में महाराणा विक्रमादित्य की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। हत्या कर उस युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया था। और महाराणा जब उदय सिंह की हत्या की जाने लगी, ऐसा उनको लगा किसको, पन्नादाय को, तो उन्होंने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह कर लिटा दिया, उदय सिंह की जगह पर क्या कर दिया, लिटा दिया, और बनवीर की तलवार का शिकार होने दे दिया। ऐसी माँ बहुत कम ही होती है। तो उन्होंने एक राजा यानी राजकुमार की रक्षा करने के लिए किसको, अपने पुत्र का बलिदान दिया। इसलिए ये अपनी स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए जानी जाती है, ठीक है, कि मिसाल पन्नादाय। अब अपन बात करते हैं कि पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह पर लिटाकर बनवीर की तलवार का क्या होने दे दिया, शिकार होने दिया। और उदय सिंह को किले से बाहर निकालकर उसकी प्राणों की क्या की भाई, रक्षा की थी। किसने, पन्नादाय ने। मेवाड़ के इतिहास में पन्नादाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना, यानी ये एक, इसको भुलाया नहीं जा सकता, बहुत अविस्मरणीय मतलब जिसको भूल नहीं सकते, ठीक है, ऐसी घटना है। कौन सी, पन्नादाय द्वारा उदय सिंह की रक्षा और अपने पुत्र कौन सा, चंदन का बलिदान देना, ठीक है, किसका, तो बनवीर का। तो 1535 में, इतनी बात आपको याद रखनी है पन्नादाय में, ठीक है। वापस बोल दे तो इंपॉर्टेंट चीज, पन्नादाय सबसे पहले याद रखना है, जन्म का पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ में, हाकला गुजर के घर में। विवाह किसके साथ, राणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ। उसके बाद में इनके पुत्र का नाम क्या था, तो इनके पुत्र का नाम था चंदन। और इनके जन्म के जस्ट बाद ही रानी कर्णावती ने किसको, राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया। तत्कालीन परंपराओं के अनुसार उनकी दायमा किसे बनाया गया, पन्नादाय को। और बनवीर ने क्या कर दिया, 1535 में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया था। और पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की क्या की थी, रक्षा की थी, ठीक है। और याद रखना, उन्हें चित्तौड़गढ़ से कोमलगढ़ की ओर लेकर चल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे घोरादाय। तो क्या ये कौन है भाई, नई दाय। तो अगर आप जो समान मान या गाथा आपने पन्नादाय की सुनी है, वैसी की वैसी कुछ स्टोरी गोरादाय की है। अब गोरादाय जो है ये संबंध रखती है मारवाड़ से और पन्नादाय मेवाड़ में। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जिस प्रकार मेवाड़ के इतिहास में, किसके, मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व पन्ना को प्राप्त है, वैसा का वैसा महत्व अगर मारवाड़ में किसी को पूछे किसे देना चाहिए, तो सर गोरादाय को देना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये प्रश्न आ सकता है पूरा पॉइंट टू पॉइंट, कैसे कि मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व पन्ना को प्राप्त है, वही महत्व मारवाड़ में किसको प्राप्त होना चाहिए या किसको प्राप्त है, तो आपको याद रखना गोरादाय को प्राप्त है। किसको, गोरादाय को। अब प्रश्न है क्या ये किसकी दाय है, तो आपको पहले सीधा बात यही याद रखना, अजीत सिंह की है। किसकी, अजीत सिंह, अजीत सिंह, अजीत सिंह की दाय का मां का नाम क्या था, अपना गोरादाय था, ठीक है, आगे पढ़ लेंगे वैसे भी। अब इसके बात करें कि वीरांगना गोरादाय का जन्म 4 जून 1646 को एक माली परिवार में रत्नोजी टाक व माता रूपा के घर में जोधपुर में हुआ, ठीक है। तो रत्नोजी टाक और माता रूपा, पिता का नाम क्या था, रत्नोजी टाक, और माता का नाम रूपा था। कहाँ पर, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था 4 जून 1646 को। उसके बाद में इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी भल्लावत के साथ हुआ था। तो गोरादाय के पति का नाम क्या था, मनोहर गोपी भल्लावत। कहाँ के थे वो, मंडोर के। तो मंडोर के मनोहर गोपी भल्लावत के साथ इनका विवाह हुआ। 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो जाने के बाद उनके सरदारों ने महाराजा के परिवार को सुरक्षित रूप से जोधपुर ले जाना चाहा। तो छोटा प्रश्न आ जाए कि महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, जमरूद में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है जमरूद में, ठीक है। और तो उनके जो सरदार वगैरह थे उन्होंने क्या कहा कि महाराजा के जो परिवार है उसको कहाँ ले जाना चाहिए, तो सर जोधपुर ले जाना चाहिए, क्योंकि वो मेन निवासी जोधपुर के थे। तो 1678 में ये घटना हुई थी। तो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई, 1678 में। कहाँ पर, जमरूद में। और परिवार को कहाँ ले जाया जा रहा था, जोधपुर ले जाया जा रहा था, ठीक है। और उसी दौरान रास्ते में महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने किसको, अजीत सिंह को जन्म दिया। किसको, अजीत सिंह को। ये बात आपको याद रखना। तो अजीत सिंह जो है वो किसके पुत्र हुआ करते थे, जसवंत सिंह के, ठीक है। और ये इनका जन्म कब हुआ था अजीत सिंह का, तो अजीत सिंह का जन्म तब हुआ था जब ये जोधपुर लौट रहे थे वापस, कहाँ से, जमरूद से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा है कि यह खबर मिलने पर औरंगजेब को पता चली ये बात कि अजीत सिंह हुआ है, किसके, जसवंत सिंह के, अजीत सिंह का जन्म हो गया अभी आज। तो जैसे ये खबर औरंगजेब को मिलती है
उसने जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली बुला लिया। कहाँ बुला लिया? उसने सोचा जल्दी से जल्दी इस पूरे परिवार को ठिकाना लगाना पड़ेगा, वरना फिर ये आगे बढ़ता रहेगा सिलसिला, ठीक है, विद्रोह बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में जब ये खबर औरंगजेब को मिलती है तो उसने जसवंत सिंह के परिवार को कहाँ बुला लिया? दिल्ली बुला लिया। और औरंगजेब के इरादे ठीक न हुए, वो सीधी बात ठीक होने ही नहीं थे। तो औरंगजेब के इरादे ठीक न जानकर ये बात पता चलती है वीर दुर्गादास राठौड़ को, ठीक है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा के उत्तराधिकारी यानी कि अजीत सिंह को क्या किया? बाहर निकालने की युक्ति सोची, यानी जैसे भी वो दिल्ली से बाहर निकाला जाए, वापस जोधपुर पहुंचाया जाए, ठीक है, या मारवाड़ पहुंचाया जाए। तो ये बात जब महाराणा मतलब ये वीर दुर्गादास राठौड़ को पता चलती है तो उस कंडीशन में उन्होंने इसको बचाने की क्या सोची? युक्ति सोची। अब वीर दुर्गादास एवं मारवाड़ के अन्य वफादार सरदारों ने गोरादाय को एक साधारण सफाई कर्मी का स्वांग रचाकर राजकुमार को सही पहरे से निकालने की योजना बनाई। यानी कि उन्होंने एक टेक्निक खोजी, योजना खोजी। किसको संबंध? गोरादाय को अपना मोहरा बनाकर। तो गोरादाय को क्या बनाकर? सफाई कर्मी बनाकर भेजा। स्वांग का मतलब है नाटक करना, ठीक है। तो गोरादाय को सफाई कर्मी का नाटक करते हुए या फिर स्वांग बनाकर यानी वेशभूषा धारण करके वहां पर भेजा गया कि भैया सफाई कर्मी है। वह अपने पुत्र अजीत सिंह के स्थान पर, मतलब अपने पुत्र को किसके स्थान पर रखकर? अजीत सिंह के स्थान पर रखकर राजकुमार को टोकरे में सुरक्षित बाहर लेकर आ गई। अब सोचो पन्ना दाया में इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस वो टोकरे वाली कहानी आप अलग कर सकते हो, लेकिन बलिदान इसने भी अपने पुत्र का दिया था गोरादाय ने, और पन्ना दाया ने अपने पुत्र का दिया था, ठीक है। और उन्होंने रक्षा की थी उदय सिंह की, इन्होंने रक्षा की अजीत सिंह की, ठीक है। ये मारवाड़ के हैं, वो मेवाड़ के थे। अब बात करें आगे, राजकुमार को गोरादाय ने मुकुंददास खींची, ये आपको याद रखना है। किसके? मुकुंददास खींची, जो कि सपेरे के बेस में था, यानी बेस में था, यानी उसका पूरा धारण कर रखा था सपेरे का वेश, को सुपुर्द कर दिया। यानी जब महल से बाहर लेकर आ गई गोरादाय तो उन्होंने अजीत सिंह को किसको सुपुर्द किया? मुकुंददास खींची को, ये भी याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार गोरादाय ने जोधपुर के उत्तराधिकारी की जान बचाई। धन्य है गोरादाय, ठीक है। तो गोरादाय कैसी भाई? धन्य है। आगे देखो, नेक्स्ट है गोरादाय के अपूर्व त्याग, यानी इस प्रकार का जो अविस्मरणीय त्याग है वो जोधपुर के राष्ट्रीय गीत धूंसा में गाया जाता है। तो छोटा प्रश्न आता है जोधपुर का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो अक्सर धूंसा है। और इसमें कौन सी वीरांगना का नाम लिया जाता है? तो आपको याद रखना गोरादाय, ठीक है, याद रखना। गोरादाय के अपूर्व त्याग को जोधपुर के राष्ट्रीय गीत धूंसा में गाया जाता है। तो जोधपुर के राष्ट्रीय गीत धूंसा में इनका नाम लिया जाता है, किसका? गोरादाय का। उसकी स्मृति में जोधपुर में 6 खंभों युक्त छतरी का निर्माण भी 1711 में किया गया, भाई ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखना गोरादाय की स्मृति में जोधपुर में कितने खंभों की छतरी? 6 खंभों की छतरी बनाई गई, ठीक है। और गोरादाय नाम से एक बावड़ी भी यहाँ पर पाई जाती है जोधपुर में। तो जोधपुर में गोरादाय के नाम से क्या है? एक बावड़ी है और एक 6 खंभों की छतरी है। कब बनाई गई? 1711 में। इतनी चीज आपको याद रखनी है, किसमें? गोरादाय में, ठीक है। आगे देखो, तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज वापस रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, ठीक है। गोरादाय जो मैं तो मेवाड़ में किसको प्राप्त है? पन्ना को। वैसा वैसा मैं तो मारवाड़ में पूछे तो किसको होगा? तो अक्सर गोरादाय को होना ही चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में गोरादाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो रत्नोजी टांक और माता रूपा के घर में जोधपुर में हुआ था। जबकि पन्नादाय का कहाँ हुआ था? पंडोली गांव चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। विवाह किसके साथ हुआ? मंडोर के मनोहर गोपी भलावत के साथ। जबकि पन्ना का विवाह किसके साथ? सूरजमल के साथ, जो कि महाराणा सांगा की सेना में थे। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ होती है? तो अक्सर 1678 में होती है। कब? 1678 में जोधपुर के जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद में हो जाती है। ये तो बात याद रखनी है। उसी दौरान जब रास्ते से वापस लौट रहे थे तो अजीत सिंह का जन्म होता है। अजीत सिंह को मारने की चाह किसने रखी? औरंगजेब ने। और रक्षा किसने की? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। किसकी सहायता से? तो आपको याद रखना गोरादाय की सहायता से। गोरादाय क्या बनकर गई? सफाई कर्मी। और सपेरे का वेश किसने धारण किया? मुकुंददास खींची ने। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में गोरादाय का जो नाम है वो जोधपुर के राष्ट्रीय गीत कौन सा? धूंसा में लिया जाता है। इतनी बात आपको पूरी याद रखनी है। और कितने खंभों की? 6 खंभों की छतरी। कब? 1711 में बनाई गई। किसकी याद में? ये गोरादाय की स्मृति में। और गोरादाय नाम से एक बावड़ी भी कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में पाई जाती है। अगला नेक्स्ट डिटेल में वापस वही वीर दुर्गादास राठौड़, यानी स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़। तो ये जो है वो जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। तो छोटा प्रश्न, वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम क्या था? आसकरण। किसके दरबार में थे ये? तो मंत्री थे किसके? जसवंत सिंह के दरबार में। इतनी बात याद रखनी है। जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में। कौन सा गांव में? सालवा गांव में जन्म हुआ था, ठीक है। किसका? वीर दुर्गादास राठौड़ का। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे थे। किसकी? जसवंत सिंह की सेना में। अब आपको पूछे कि महाराजा की, आपको अभी लिखा था कि जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में हो जाती है। कहाँ पर? जमरूद में। तो महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए
मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत क्या की थी, रक्षा की थी अजीत सिंह की। किसने, वीर दुर्गादास राठौड़ ने। और राठौड़ सिसोदिया संघ का क्या किया था, निर्माण किया था और संघर्ष कर रक्षा की थी, याद रखना। तो संघर्ष किसने किया, बहुत भयंकर संघर्ष किया वीर दुर्गादास राठौड़ ने, क्योंकि अंतिम दिनों में इन्होंने जोधपुर मारवाड़ भी छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि अजीत सिंह के साथ अनबन हो गई थी, आगे लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट है शहजादा अकबर। अकबर शहजादा है ना, ये वो अकबर नहीं है जो अपन हुमायूं के बाद पढ़ते हैं, ये अकबर है औरंगजेब के बाद आने वाला, ठीक है, याद रखना। तो शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी थी, ठीक है। तो शहजादा अकबर को किसके विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी थी, तथा उसके पुत्र अकबर के पुत्र का नाम था, पुत्र और पुत्री, बुलंद अख्तर पुत्र का नाम था और सफीउद्दीन पुत्री का नाम था। तो याद रखना ये अकबर के पुत्र है और पुत्री है, बुलंद अख्तर पुत्र है और सफीउद्दीन पुत्री है। इन दोनों को इस्लामोचित शिक्षा दी थी। याद रखना जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, यानी अकबर को मार दिया जाता है किसके द्वारा, औरंगजेब द्वारा, तो उस कंडीशन में उसके पुत्र और पुत्री यानी औरंगजेब के पोते और पोती, ठीक है, ये दोनों किसके पास थे, अपने मारवाड़ में थे, वीर दुर्गादास राठौड़ के यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने इन दोनों को, किसको, बुलंद अख्तर और सफीउद्दीन यानी औरंगजेब के पोते और पोती को, ठीक है, इस्लामोचित यानी इस्लाम की शिक्षा दी थी और मित्र धर्म निभाया, यानी अकबर के साथ इन्होंने मित्रता कर ली थी तो अपना मित्र धर्म पूरा निभाया, उसके पुत्र और पुत्री को एकदम इस्लाम शिक्षा दी थी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर यहाँ की शिक्षा दे दीजिए, अगर वो इस्लामी है तो उनको इस्लाम की शिक्षा दी, ठीक है, और मित्र धर्म का निर्वहन किया। और अगर बात करें और सहिष्णुता का परिचय भी दिया। आगे देखते हैं, अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन हो गई थी इनकी, किसकी, वीर दुर्गादास राठौड़ की। यानी स्टार्टिंग में तो इन्होंने खूब रक्षा की थी अजीत सिंह की, लेकिन बाद में अजीत सिंह के किसी ने कान भर दिए, तो फिर उन्होंने क्या, वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने दरबार से बाहर निकालने का, मतलब थोड़ा वो कहते हैं बात अनबन हो गई, तो फिर वीर दुर्गादास ने भी सोचा अब अपने को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तो फिर ये मारवाड़ से निकलकर चले जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सकुटुंब मतलब पूरे परिवार के साथ मेवाड़ चले गए। कौन, वीर दुर्गादास राठौड़, और अपने स्वावलंबी होने का क्या दिया, परिचय दिया, ठीक है। उसके बाद में दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में होती है। कहाँ पर होती है, उज्जैन में। जन्म कहाँ हुआ था, तो अक्सर सालवा गांव, डूंगरपुर नहीं, जोधपुर, हाँ डब्बे गुड़ो देंगे बोलना, ठीक है। तो जन्म हुआ सालवा गांव जोधपुर में या मारवाड़ में, ठीक है। और मृत्यु कहाँ होती है, तो अक्सर उज्जैन में होती है, ठीक है, क्योंकि लास्ट दिनों में मैंने बोला मेवाड़ से चले गए थे, मतलब मेवाड़ चले गए थे ना मारवाड़ से। तो दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 को होती है, ठीक है। और उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ में आज भी एक कहानी, मतलब लाइन बहुत फेमस है कि माय ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास, ठीक है, माय ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास, यानी माँ जन्म दे तो ऐसे बच्चे को दे जैसा कौन, दुर्गादास था। आगे देखो, नेक्स्ट है दुर्साड़ा। अब कोई सोचे दूसरा आड़ा लिख दूँ तो ना, गलत हो जाएगा, अपने दुर्साड़ा मतलब दुर्साड़ा ही लिखना है, ठीक है। हाँ, तो दुर्साड़ा अकबर के समकालीन, दुर्साड़ा पहला पॉइंट, पहला ही पर्सन। दुर्साड़ा किसके समकालीन थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, क्या लिखोगे, अकबर। तो ये अकबर के समकालीन थे, समकालीन मतलब उन्हीं के टाइम में थे। महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन, तो सीधी बात है ये दोनों अकबर के टाइम में संघर्ष कर रहे थे। कौन, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन। तो अगर बात इंपॉर्टेंट देखी जाए तो आपको याद रखना है कि अकबर के समकालीन थे दुर्साड़ा, और महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया इन्होंने, यानी उनके बारे में खूब लिखा है। यशोगान किसका किसका किया, एक तो महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के बारे में, ठीक है। महाराणा प्रताप कहाँ हुआ करते थे, महाराणा प्रताप मेवाड़ में थे, राव चंद्रसेन मारवाड़ में थे, ठीक है। विरुद्ध छहतरी सर्वाधिक फेमस है इनकी, ठीक है। उसके बाद में किरतार बावनी और वीरमदेव सोलंकीरा दुआ, तीन आपको रटी होनी चाहिए। विरुद्ध छहतरी कौन सी, विरुद्ध छहतरी सर्वाधिक प्रसिद्ध किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकीरा दुआ। ये रचनाएं किसकी है, तो दुर्साड़ा की है। इसमें देखो छोटे छोटे 2% 3% ही बन रहे सामने। दुर्साड़ा किसके समकालीन थे, तो अक्सर अकबर के समकालीन थे, ठीक है, अकबर के समकालीन। इन्होंने किसकी देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है, तो महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन की, ठीक है। उसके बाद में विरुद्ध छहतरी, किरतार बावनी और वीरमदेव सोलंकीरा दुआ, ये किसकी रचना है, दुर्साड़ा की। प्रश्न अगली बार कभी ना कभी ये जरूर आएगा कि निम्न में से कौन सी रचना दुर्साड़ा की नहीं है। तीन तो ये होगी, विरुद्ध छहतरी, किरतार बावनी और वीरमदेव सोलंकीरा दुआ। एक अलग होगी, वो अलग चीज हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो दुर्साड़ा है आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि इन्होंने कौन सी रचना को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है, ठीक है, याद रखना कौन सा, बहुत फेमस प्रश्न है ये भी। 5वां वेद और 19वां पुराण, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। 19वां पुराण किसे कहा है, याद रखना, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है कि दुर्साड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण किसे कहा था, ठीक है, चेक करके लिखना भाई, वैसे काफी लोगों को याद ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दयालदास, ठीक है। दयालदास जो है वो बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार है। ये छोटा प्रश्न आता काफी बार, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात किसने लिखी, तो दयालदास ने लिखी, ठीक है भाई, ध्यान रखना।
ठीक है, बीकानेर राठौड़ आदि ख्यात। कब इनका जो जन्म है वो होता है 1798 में बीकानेर के कुड़िया नामक ग्राम में। तो बीकानेर के कुड़िया नामक ग्राम में किसका जन्म हुआ? दयाल दास का। क्या लिखा इन्होंने? बीकानेर राठौड़ आदि ख्यात लिखी थी। ठीक है, जन्म कब हुआ? 1798 में। सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता भाई, इतने सन जन्म सारे याद करना संभव नहीं है, आप जिला जरूर याद करना। ठीक है, तो दयाल दास का जन्म बीकानेर के कुड़िया गांव में हुआ था। किसके रचनाकार ये? बीकानेर राठौड़ आदि ख्यात रहे। दयाल दास की ख्याति हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास मिलता है। यानी अब ये जो बीकानेर राठौड़ आदि ख्यात है या दयाल दासरी ख्यात है, इस दयाल दासरी ख्यात में कहाँ से कहाँ तक का वर्णन मिलता है? तो राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का वर्णन मिलता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक का वर्णन मिलता है? तो महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास मिलता है। किसमें? दयाल दासरी ख्यात में। आगे देखो, यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानकारी यानी विस्तृत विवरण करती है, उसके बाद जानकर देती है और मुगल राठौड़ संबंधों, ठीक है, को जानने में आगे काम आती है। और अगर बात करें फरमान, निशान आदि की राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर के प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वापस पढ़ता हूँ कि यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों ठीक है के राठौड़ों के साथ संबंध जानने, फरमान, निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद और बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। कौन सी? बीकानेर राठौड़ आदि ख्यात। किसने लिखी? दयाल दास ने। ठीक है, ये आपको इतनी चीज याद रखनी। कहाँ से कहाँ तक का वर्णन मिलता है? महाराजा मतलब ये राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का वर्णन मिलता है। उसके बाद में इनका जन्म कहाँ हुआ? बीकानेर के कुड़िया ग्राम में। ठीक है, दयाल दास। आगे देखो, नेक्स्ट है कवि श्यामल दास। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कवि श्यामल दास। एक पर्सन आता है इसे, वीर विनोद नाम आपने खूब सुना होगा। कौन सा? वीर विनोद। वीर विनोद के रचयिता कौन है? कवि श्यामल दास है। ठीक है, इनको केसर हिंद के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इतनी दो लाइन फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये तो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं श्यामल दास। तो मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह, कौन से? मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कौन? कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में धोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ। कहाँ पर? धोकलिया गांव भीलवाड़ा में। धोकलिया गांव भीलवाड़ा में किसका? कविराज श्यामल दास का जन्म हुआ था। कहाँ पर? धोकलिया गांव भीलवाड़ा में। ठीक है, ये किस किस के दरबार में रहते हैं? तो आपको दो नाम याद रखने हैं। एक तो मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह। कौन? मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और मेवाड़ के उनके पुत्र, नाम क्या उनका? सज्जन सिंह। तो शंभू सिंह और पुत्र कौन? सज्जन सिंह। दोनों के दरबारी कवि, कविराज के नाम से को जाना जाता है। किसको? श्यामल दास को। उनका जन्म कहाँ? धोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ भाई। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। आगे देखो, नेक्स्ट जो है कि मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया। तो प्रश्न आता है कि कविराज श्यामल दास ने मेवाड़ का जो इतिहास लिखना प्रारंभ किया था वो किसके आदेश पर शुरू किया था? तो शंभू सिंह। इनके पुत्र का नाम क्या था? सज्जन सिंह। ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद में जो कि वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ये प्रश्न भी काफी बार आता है कि वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आपको क्या याद रखना है? कवि श्यामल दास। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीर विनोद नामक ग्रंथ में कौन से राज्य का इतिहास दर्ज है? तो भाई अपने याद रखना, मेवाड़ का। किसके आदेश पर? महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर। उसके बाद में ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको किसकी? केसर ए हिंद की उपाधि दी। याद रखना, केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को भी प्राप्त है। राजस्थान में पूछा जाए क्या लिखोगे? कविराज श्यामल दास, याद रखना। उसके बाद में की उपाधि है। नेक्स्ट है मेवाड़ के महाराणा या महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि दी। अब आपको दो उपाधि याद रखनी है, कविराज श्यामल दास तदवाड़े को, श्यामल दास को ना। सबसे पहले तो कवि राजा की उपाधि किसने दी? तो मेवाड़ के महाराणाओं ने। ठीक है, और अगर बात करें केसर हिंद की उपाधि किसने दी? ब्रिटिश भारत सरकार ने। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा इनका? वीर विनोद। वीर विनोद में कौन से राज्य का वर्णन है? मेवाड़ के इतिहास का। किसके कहने पर? शंभू सिंह के आदेश पर। जन्म का हुआ धोकलिया गांव भीलवाड़ा में। ठीक है, किस किस के दरबार में थे? शंभू सिंह और सज्जन सिंह। बस हो गया, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये भी बहुत फेमस है भाई। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा जिन्हें कहते हैं, GH ओझा, ये GH ओझा। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ये जो है वो इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता मतलब जो अपने सभ्यता वगैरह इनकी खोज में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी किताबें वगैरह भी लिखी है। ये इतिहासकार है। तो राजस्थान के इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में। ये प्रश्न आ रखा है भाई कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म गांव हुआ था रोहिड़ा ग्राम सिरोही में। याद रखना, रोहिड़ा गांव है, सिरोही में स्थित है। 1863 में हुआ।
और ये बहुत फेमस किताब है इनकी, ठीक है। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण, यानी पुरानी लिपि इनको पूरी ज्ञान था, ठीक है। तो उसके हिसाब से इन्होंने किताब लिखी थी, भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ, ठीक है। भारतीय प्राचीन लिपि माला, ये प्रश्न कई बार आ रखा है, भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ठीक है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ठीक है। उसके बाद में अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय, कौन सी, महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि दी थी। तो ये प्रश्न आ जाए कि अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि किसे दी थी, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, ठीक है। इन्होंने राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखकर उन्हें समृद्ध बनाया है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और कर्नल जेम्स टोड ने, आपको अगर याद हो तो किताब अभी पीछे नाम लिया था, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी में रूपांतरण भी किसने किया है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ये बात आपको याद रखनी है। वापस बोल देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। ये इतिहासकार और क्या थे, पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है। और जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म इनका कहाँ हुआ था, रोहिड़ा गांव सिरोही में। उसके बाद में तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ किसने लिखा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, ठीक है। उसके बाद में अंग्रेजों ने कौन कौन सी उपाधि, एक तो महामहोपाध्याय और राय बहादुर की क्या दी थी भाई, उपाधि। श्यामल दास को कौन सी उपाधि दी थी, तो श्यामल दास को उन्होंने कैसर के हिंद की उपाधि दी थी, याद रखना, ठीक है। और कवि राजा की उपाधि मेवाड़ के महाराणा दी थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है बाबूजी चतुर सिंह। तो देखते हैं, इनको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं ना, ताकि साफ दिखाई दे आपको। हालांकि आपको साफ दिख रहा होगा, मेरे पता है, चलो ऐसा करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बाबूजी चतुर सिंह के बारे में प्रश्न भी आते हैं, और ये कम लोगों को पता होता है ऐसे प्रश्न, ठीक है। चलो चेक करते हैं। मेवाड़ राजघराना से संबंधित छोटा प्रश्न सीधा, कि बाबूजी चतुर सिंह का संबंध कौन से राजघराना से, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर, क्या लिखोगे, मेवाड़, ठीक है। उसके बाद में संबंधित लोक संत है चतुर सिंह, इनका जो जन्म है वो 1879 में, कहाँ पर, मेवाड़ के कजराली गांव में, करजाली, कौन सा, करजाली गांव में हुआ। तो मेवाड़ के करजाली गांव में किसका जन्म हुआ, बाबूजी चतुर सिंह का। उसके बाद में विवाह के कुछ समय बाद ही विदुर हो गए, विदुर मतलब इनकी पत्नी का निधन हो गया, ठीक है। कुछ समय विधवा होते हैं, वैसे विदुर हो जाते हैं पुरुष, महिलाएं विधवा होती है, पुरुष विदुर होते हैं। तो कुछ समय बाद ये विदुर हो जाने पर इन्होंने स्वयं को धार्मिक कार्यों में और समाज सेवा में लगा दिया। यानी जब ये विदुर हो गए थे तो ये स्वयं को धार्मिक कार्यों और समाज सेवा में लगा देते हैं। और उदयपुर के पास सुखेर गांव में एक झोपड़ी में योगाभ्यास, ठीक है, चिंतन और जन उपयोगी साहित्य की रचना करते हुए जीवन व्यतीत किया। कहाँ पर, सुखेर गांव में, याद रखना। उदयपुर के पास एक सुखेर नाम का गांव है, उन्होंने एक झोपड़ी में वहीं पर योगाभ्यास किया, चिंतन किया और जन उपयोगी साहित्य की रचना की। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में वे संस्कृत और राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे। भगवत गीता की गंगाजली टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, मानव मित्र चरित्र, ठीक है, शेष चरित्र, अलख पच्चीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज बत्तीसी आदि इनकी प्रमुख कृतियां। इतनी सारी कृतियां हैं। और प्रश्न इसमें से एक आ रखा है, वो ये आ रखा है कि भगवत गीता की टीका और योग सूत्र की टीका के रचयिता कौन है। तो ये आपको याद रखना है, बाबूजी चतुर सिंह है, ठीक है। हालांकि मैं वापस रिपीट करता हूँ सारी, भगवत गीता की गंगाजली टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, मानव मित्र चरित्र, आप देख लेना, ये कभी ना कभी जरूर आएगा, मानव मित्र चरित्र, ठीक है। और शेष चरित्र, अलख पच्चीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज बत्तीसी, ये सब किसकी रचना है, तो ये बाबूजी चतुर सिंह की। ये दोनों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को, आएगी कभी, समाज बत्तीसी या मानव मित्र चरित्र, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास करते हुए 1829 में 1829 हो गया, कर्नल जेम्स टोड एनल्स एंड एंटिक्विटीज राजस्थान, 1929 में चतुर सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये जन जागरण का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद में चतुर सिंह ने अच्छे और बुरे लोगों के संबंध में अपने प्रतीकों के माध्यम से समझाते हुए एक लाइन लिखी है, वो लाइन आपको पढ़ के सुनाता है, बहुत बढ़िया लाइन है, ठीक है। ये लाइन ये लिखी है कि कारण तो कह तो फिरे हरकीनी हकनाक, ठीक है, और जनरी वे उड़ने के यो लिफाफो राख। तो इस लाइन का मतलब थोड़ा सा समझिए कि कार्ड का मतलब होता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड तो कहता फिरता है, यानी पोस्ट कार्ड को सब पढ़ सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर सामने लिखा होता है सबके। तो कार्ड तो कहता फिरे हरकीनी हकनाक, यानी हर किसी को कहता रहता है। कौन कहता रहता है, कार्ड, कार्ड मतलब पोस्ट कार्ड। लेकिन जनदी वे उड़ने के यू लिफाफो राख, इसका मतलब है कि जो जिसकी बात हो उसी को कही जानी चाहिए, हर किसी की बात हर किसी को नहीं कहनी जानी चाहिए। यू लिफाफो राख, लिफाफो मतलब लिफाफा आपने देखा होगा ऊपर से पैक होता है, तो उसके अंदर जो रखा हुआ है वो एकदम संबंधित व्यक्ति को ही दिया जाता है और संबंधित व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, हर कोई नहीं पढ़ सकता कार्ड की तरह। कार्ड मतलब पोस्ट कार्ड कोई भी पढ़ सकता है ऊपर से, लेकिन लिफाफा पढ़ना संभव नहीं है। तो आपको अपने हृदय को किसके समान, यू मतलब हृदय को लिफाफा के समान रखना है। और जो आपको कोई बात कहे तो आगे ट्रांसफर नहीं करनी होती है, ठीक है। जने दिवे उड़ने के, यानी जिससे संबंधित उसी को कहनी चाहिए, ठीक है, ये लिफाफो राख।
तो वापिस पढ़ते हैं, कारण तो कहते फिरे हर की नहीं नाग, यानी हर किसी को कहते रहते हैं। और जन दिवे उड़ने के यो लिफा खुराक, इतनी बात आपको याद रखनी है। किसने कहा था? बाबूजी चतुर सिंह ने। यह प्रश्न भी आए, क्या पता। कारण तो कहते फिरे हर की नहीं नाक, जन दिवे उड़ने के यो लिफा खुराक, ये पंक्ति किसकी है? याद रखना, बाबूजी चतुर सिंह की। ठीक है, उसके बाद में बीरबल सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, प्रश्न आता है भाई। बीरबल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, या ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है गंगानगर जिले के राय सिंह नगर में जन्म हुआ था बीरबल सिंह का। तो प्रश्न आता है कि बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य रहे थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ज्यादातर बीकानेर लगा देते, क्योंकि ये सदस्य किसके थे? बीकानेर प्रजा परिषद के। तो बीकानेर प्रजा परिषद के ये सदस्य थे। इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है गंगानगर के राय सिंह नगर में। गंगानगर एक जिला है, उसके राय सिंह नगर में इनका जन्म होता है। किसका? बीरबल सिंह का। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगुवा यानी आगे रहते थे। किसके? तो सामंती अत्याचारों का विरोध करने में और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए हर आंदोलन में अगुवा यानी आगे रहते थे। ठीक है, बाद में प्रजा परिषद कौन सी? बीकानेर प्रजा परिषद के ये क्या थे? सदस्य थे। तो प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। यानी प्रजा परिषद जो है बीकानेर प्रजा परिषद, उसने 30 जून 1946 को कहाँ पर? राय सिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन करके भावी रणनीति पर विचार किया। ठीक है, और 1 जुलाई 1946 के दिन, कब? 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगे लेकर सम्मेलन में स्थल पर पहुंचे। और इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ चले, और जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। ये बात ध्यान रखना। तो ये जो है घटना है 1946 की। 30 जून 1946 को कहाँ पर? राय सिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन होता है और उनमें एक भावी रणनीति बनाई जाती है कि इनका जो ये सामंती अत्याचार है इससे कैसे विरोध किया जाए और नागरिक अधिकारों की कैसे प्राप्ति की जाए। तो उसके लिए इन्होंने एक समिति, मतलब ये सम्मेलन का आयोजन किया 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में। ठीक है, और उसके तहत उन्होंने आगे की थोड़ी रणनीति बनाई। और 1 जुलाई 1946 को जब वे झंडा लेकर या झंडा अभिवादन के तहत रैली कैसे होती वैसे जा रहे थे, तो कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ में तिरंगा लिए हुए झंडे के लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंच गए थे उस दिन। ठीक है, और इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की थोड़ी गिरफ्तारी हो गई थी। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पर। तो उस कंडीशन में उन पर जुल्म की सूचना जैसे ही बीरबल सिंह को मिली तो उन्होंने अपना रथ किसकी ओर मोड़ लिया? स्टेशन की ओर। वो जब वो स्टेशन की ओर बढ़ने लगे भीड़, तो उससे घबरा गए कौन? सरकारी अधिकारी, और उन्होंने गोली चलवा दी। और इस कंडीशन में इन्हीं गोली में से एक गोली किसको लग गई? बीरबल सिंह को लग गई, और बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, लेकिन उन्होंने तिरंगे को फिर भी गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में भी बीरबल सिंह बोल फूट पड़े थे, यानी वो बोल रहे थे, बोल फूट रहे थे मतलब वो बोल रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने झंडे की रक्षा की, झंडे को ऊपर रखा। ठीक है, यानी प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी भी आप बात कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे? सामंती अत्याचारों का विरोध करने वाले थे। तो इन्होंने सामंती अत्याचारों का विरोध किया और नागरिक अधिकार प्राप्ति के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। ठीक है, याद रखना 1 जुलाई 1946 को। ठीक है, तो ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये आपने खूब सुना होगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, अच्छा इसमें उल्टा लिखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, नहीं एक ही बात है ना, वो उससे फर्क कुछ नहीं, थोड़ा बहुत होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। बीरबल सिंह कहाँ पर इनका जन्म हुआ? गंगानगर जिले के राय सिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह, और ये किसके सदस्य थे? बीकानेर प्रजा परिषद के। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है विजय दान देता। कौन? विजय दान देता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब प्रश्न आते हैं इसमें से। ठीक है, वापिस देखते हैं विजय दान देता। तो विजय दान, इनको बिज्जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बिज्जी के नाम से। तो 1 सितंबर 1926 को, कब? 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में, कौन से? बोरुंदा जोधपुर में जन्मे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। कब? 1 सितंबर 1926 को। ठीक है, विजय दान देता की प्रसिद्ध कृतियाँ, ये प्रसिद्ध कृतियाँ प्रश्न पेपर में आती है। मातारी फुलवारी, ठीक है, ये लोक कथा संग्रह है। उसके बाद में बापू के 3 हत्यारे, आलोचना है ये प्रकार की। ठीक है, 1948 में। उसके बाद में चौधराइन की चतुराई, ये लघु कहानी संग्रह है, 1996 में लिखी। उसके बाद में दुविधा और अलेखू हिटलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो आपको याद रखना बातारी फुलवारी, उसके बाद में बापू के 3 हत्यारे, बाद में चौधराइन की चतुराई। ठीक है, चौधराइन की चतुराई और दुविधा और अलेखू हिटलर। रूपायन संस्था कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर में, और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? बोरुंदा जोधपुर में। तो उसके ये क्या भाई? सह संस्थापक है। ठीक है,
को फाउंडर कह सकते हो। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध है, ये याद रखना। बिज्जी के नाम से किसे जाना जाता है? विजयदान देथा को। उसके बाद में 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 2002 में इनको बिहारी पुरस्कार और 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न। तो ये याद रखना, 2012 में राजस्थान रत्न और 2007 में पद्मश्री पुरस्कार, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ठीक है। तो 2007 में क्या मिला इनको? पद्मश्री, और 2012 में कौन था? राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? विजयदान देथा को। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनकी एक लोक कथा पर मणिकौल ने, किसने? मणिकौल ने दुविधा फिल्म बनाई। आगे हमने पीछे देखा था, दुविधा इनकी रचना है, अलेख हिटलर इनकी रचना है, और कौन सी है? चौधरी इनकी चतुराई, और बापू के 3 हथियारे, और बांतारी फुलवारी, ठीक है। ये सारी रचना किसकी है? विजयदान देथा की। तो इस पर मणिकौल ने, किसने? मणिकौल ने एक क्या बनाई? फिल्म बनाई, याद रखना। तो प्रश्न आ जाए कि मणिकौल ने दुविधा फिल्म किसकी रचना पर बनाई? तो विजयदान देथा की रचना पर। उसके बाद में आगे लिखा है लोक कथा पर बनाई, वही बात है, लोक कथा रचना तो भी। इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनाई। तो 2 फिल्में हैं, एक तो भाई कौन सी? दुविधा, और एक कौन सी है? पहली। दुविधा फिल्म किसने बनाई? तो अक्सर मणिकौल ने बनाई, ठीक है। किसकी लोक कथा पर बनाई? लोक कथा पर, तो विजयदान देथा की। और दूसरी एक फिल्म कौन सी याद रखनी? पहली, वो किसने बनाई? अमोल पालेकर ने। किसने? अमोल पालेकर ने, ठीक है। ये थे विजयदान देथा, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई कन्हैयालाल सेठिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न खूब आते हैं। कौन? कन्हैयालाल सेठिया। तो लोकप्रिय गीत धरती धोरारी मीठे बोरारी, ठीक है। तो धरती धोरारी लोकप्रिय गीत किसने लिखा था भाई? कन्हैयालाल सेठिया ने, ठीक है। और लोकप्रिय गीत एक और है पाथड़ और पिथड़। पाथड़ और पिथड़ के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म, ठीक है, 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ। कहाँ पर? राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में किसका जन्म हुआ? कन्हैयालाल सेठिया का। 2 गीत याद रखना है, धरती धोरारी और एक पाथड़ और पिथड़, याद रखना, ठीक है। तो एक यहाँ पर पाथड़, पाथड़ नाम दिया गया महाराणा प्रताप के लिए, ठीक है। किसके लिए? महाराणा प्रताप, ये राणा प्रताप। राणा प्रताप के लिए क्या नाम यूज किया इन्होंने? पाथड़। और पिथड़ किसके लिए यूज किया? तो ये याद रखना, पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। किसके लिए? पृथ्वीराज के लिए यूज किया, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, तो ये पाथड़ और पिथड़ और धरती धोरारी किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया जी की। उसके बाद में जन्म हुआ सुजानगढ़ चूरू में, ठीक है, 1919 में। आगे देखो, नेक्स्ट है सुजानगढ़ और कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। कलकत्ता में और सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ में वैसे भी जन्म हुआ था और कलकत्ता में एक्स्ट्रा शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में 1934 में वह गांधी जी के संपर्क में आए और खादी प्रचार और दलितोद्धार के कार्य में लग गए। कौन? कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। गांधी जी के संपर्क में आता है 1934 में। उसके बाद में 1941 में उनका पहला काव्य संग्रह वन फूल प्रकाशित हुआ। तो 1941 में उनका पहला काव्य संग्रह वन फूल प्रकाशित हुआ। प्रश्न आ जाए कि कन्हैयालाल सेठिया का पहले काव्य संग्रह का नाम बताइए, तो क्या लिखो? वन फूल, या वन फूल किसका काव्य संग्रह? कन्हैयालाल सेठिया का, ठीक है। उसके बाद में हाँ, तो आगे देखो, देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप भी लगा था। कौन सा? अग्निवीणा इन्होंने लिखा था काव्य संग्रह, इसके कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लग गया था, ठीक है। उसके बाद में वे भारत छोड़ो आंदोलन से भी सक्रिय रहे थे, में भी सक्रिय थे। और 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में सेठिया ने सामंतवाद का विरोध करते हुए कौन जमीन धनी, ठीक है, कविता के माध्यम से कृषक समुदाय को जागृत किया। तो ये देखो, बीकानेर प्रजा परिषद के ये भी एक प्रमुख कार्यकर्ता रहे थे, बीरबल सिंह जैसे, ठीक है। तो बीरबल सिंह जी भी बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे, ये तो उनमें प्रमुख कार्यकर्ता थे। और ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी क्या थे? सक्रिय थे। उसके बाद में अगर बात करें तो इन्होंने सामंतवाद का विरोध करते हुए एक रचना लिखी, कविता लिखी, उसका नाम आपको याद रखना है, कौन जमीन रो धनी, ठीक है। और इसके माध्यम से किसको? कृषक समुदाय को जागृत किया था इन्होंने। उसके बाद में तो राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने में उन्होंने संघर्ष भी किया था। तो आपको याद हो तो आबू देलवाड़ा को लास्ट चरण में राजस्थान में मिला गया, उसके लिए संघर्ष में भी ये शामिल थे। कौन? कन्हैयालाल सेठिया। ये भी आपको बात याद रखनी है, आबू देलवाड़ा, आबू, ठीक है। उसके बाद में हल्दी घाटी चतुशताब्दी समारोह 1976, चित्रकूट मेला 1976, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर आदि में सक्रिय भागीदारी निभाकर उन्होंने राजस्थान की विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हल्दी घाटी चतुशताब्दी समारोह, चित्रकूट मेला, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर आदि में इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है सेठिया जी को अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए अनेक प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1976 में इनको अपनी कृति लील टांस, कौन सी? लील टांस के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया नई दिल्ली द्वारा, ठीक है, याद रखना। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको पुरस्कार किया गया, किसके लिए? लील टांस के लिए। उसके बाद में 1988 में उन्होंने निर्ग्रंथ के लिए
मूर्ति देवी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? मूर्ति देवी पुरस्कार। किसके लिए? निर्ग्रंथ के लिए। लिटिल टांस के लिए कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। और एक रचना 1987 में शबद के लिए। किसके लिए? शबद के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण, कहीं पे मिश्रण भी लिखा मिलेगा आपको, मिश्रण ज्यादा सही। ठीक है, मिश्रण सही है। तो शबद के लिए कौन सा पुरस्कार? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार। लिटिल टांस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद में और आगे लिखा है इसने सत्यवादी के लिए। किसके लिए? सत्यवादी के लिए टाटिया पुरस्कार। ठीक है, टाटिया, वाह क्या नाम है, टाटिया पुरस्कार। ठीक है, तो सत्यवादी के लिए टाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद में 2004 में इन्हें पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न, ये आपको याद रखना है। 2004 में क्या? पद्मश्री, और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। सेठिया जी ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में भी अथक प्रयास किया, यानी राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने भी सेठिया जी ने खूब प्रयास किया। उसके बाद 1 नवंबर 2008 को कलकत्ता में कन्हैयालाल सेठिया जी का निधन हो गया। निधन कहाँ? कलकत्ता में। इतनी चीज आपको याद रखनी है। एक बार सवाल में वापस देख लो फटाफट। सबसे पहले है कन्हैयालाल सेठिया, धरती धोराही, पाथड़ और पिथड़। ठीक है, जन्म कहाँ? सुजानगढ़ चूरू में। पहला काव्य संग्रह कौन सा? वनफूल। ठीक है, एक और काव्य संग्रह कौन सा? राष्ट्रीयता और देश प्रेम से ओतप्रोत अग्निवीणा। इसके लिए कौन सा आरोप लगा? राजद्रोह का आरोप लगा। उसके बाद में कृषक समुदाय को कैसे जागृत किया? कौन जमीन रो धनी, ये कविता के माध्यम से। उसके बाद में इसको माउंट आबू मतलब आबू को राजस्थान में मिलाने का क्या किया? प्रयास किया। ठीक है, और चतुर्थ शताब्दी समारोह, त्रिकूट मेला, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र या पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। ठीक है, और आदि में सक्रिय भागीदारी निभाई। उसके बाद में कौन सी रचना? लिटिल टांस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, शबद के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार। किसके लिए? निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार। और सत्यवादी के लिए टाटिया पुरस्कार। ठीक है, और 2004 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न से नवाजा गया। और कहाँ पर? कलकत्ता में इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। और राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए भी उन्होंने खूब क्या किया था? अथक प्रयास किया था। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला नेक्स्ट है अलाई जिलाई बाई या अला जिला बाई। अला जिलाई बाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अला जिलाई बाई ये एक मांड गायिका है। छोटा प्रश्न यही आता है, ये कौन सी गायिका से संबंधित है? तो अला जिलाई बाई मांड गायी से मांड गायिका ना। और राजस्थान का एक बहुत फेमस गीत है भाई, आपने याद जरूर सुना होगा इसको, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। ठीक है, आ रहे रास्ते में ही है। तो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश किसने गाया है? अल्लाह जिला बाई ने। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है अल्लाह जिला बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया ये गीत। कौन सा? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। इनका जो जन्म है वो भाई 1 फरवरी 1902 में बीकानेर में हुआ। तो अल्लाह जिला बाई का जन्म कहाँ हुआ? बीकानेर जिले में। ठीक है, ये कौन सी गायकी से संबंधित है? मांड गायकी से। और मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें 1982 में क्या मिला? पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। किसको? अल्लाह जिला बाई को। प्रश्न आता है कि 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया? अल्लाह जिला बाई को, याद रखना। ठीक है, और इनको राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? मरु कोकिला। लेकिन कहाँ की? राजस्थान की। ये बात साथ में याद रखनी है कि राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को, याद रखना भाई। ठीक है, तो ये कौन सी गायकी से संबंधित है? मांड गायकी से। पधारो हमारे देश है ना, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश किसने लिखा? अल्लाह जिला बाई ने गाया है। ठीक है, और कौन सा पुरस्कार मिला इनको? कोर्ट सिंगर का अवार्ड मिला BBC लंदन द्वारा रॉयल अल्बर्ट हॉल में। ठीक है, यह बात याद रखना। पद्मश्री 1982 में मिला था। जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर जिले में। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है गौरी देवी। कौन सी देवी? गौरी देवी। अगर आपको शुरुआत में याद हो तो शुरुआत में भी एक नाम आ रखा ऐसा कैसा सेम टू सेम, गौरी बाई। ठीक है, ठीक है, तो एक है गौरी बाई जिनका जन्म कहाँ पर? तो डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और ये कृष्ण भक्ति कवित्री थी और वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो वो थी गौरी बाई। कहाँ पर जन्म हुआ था? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर के महाराज शिव सिंह ने गौरी बाई के लिए क्या बनाया था भाई? 1829 में बाल मुकुंद मंदिर बनाया था। अब अपन ऐसी ऐसी बात और कर रहे हैं, वो गौरी देवी है। ठीक है भाई, याद रखना क्या है? गौरी देवी। तो गौरी देवी है वो मांड गायकी से संबंधित है। ठीक है, याद रखना गौरी देवी किससे संबंधित? मांड गायकी से संबंधित है। और ये जो मांड गायकी है इसको देश विदेश में ख्याति यानी प्रसिद्ध करने वाली लोक गायिका गौरी देवी है। और इनका जो जन्म है 1920 में होता है जोधपुर जिले में। कहाँ पर? तो जोधपुर, यानी ये मारवाड़ से संबंधित है और वो वागड़ से संबंधित थी गौरी बाई। और ये कौन सी? गौरी देवी है, जोधपुर में। संगीत इन्हें विरासत में मिला था, यानी आप विरासत कह सकते हो। इनके मतलब पूर्वज भी संगीत से जुड़े होंगे। तो संगीत इन्हें विरासत में मिला था। इनके माता पिता दोनों बीकानेर के दरबार में संगीत की प्रतिभाएं थी, यानी माता पिता दोनों बीकानेर दरबार में संगीत की प्रतिभाएं के रूप में वहाँ पर थे, विराजमान थे। ठीक, उसके बाद में मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को
सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया? ये भी बात आपको याद रखनी है। कहाँ पर? मास्को में। छोटा प्रश्न आता है कि मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में कौन सी राजस्थान की महिला ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया? तो कौन सी थी? गौरी बाई, याद रखना, गौरी देवी। और गौरी देवी का संबंध कहाँ से आता है? जोधपुर से आता है, ठीक है। और ये कौन सी गायकी से संबंधित? मांड गायकी से। कहाँ पर भाग लिया? तो भारत महोत्सव में। कहाँ पर आयोजित था? मास्को में। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, जन्म कहाँ? जोधपुर में था। नेक्स्ट है कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, ठीक है। तो कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह के बारे में क्या बात है देखते हैं। तो 20 मई 1918 को रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? रामपुरा बेरी झुंझुनू में 20 मई 1918 को, ठीक है। मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 बटालियन राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए, यानी ये कब? 1936 में 6 बटालियन राजपुताना राइफल्स में क्या हुए? भर्ती हुए। राजपुताना राइफल्स 6 बटालियन, याद रखना। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपुताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उसको कब्जा करने का काम सौंप दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर में तिथवाल नाम की जगह पड़ती है, वहां पर शत्रुओं द्वारा अधिकृत, यानी जो अधिकृत कर ली गई एक पहाड़ी, उस पर आक्रमण करके उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। किसको? मेजर पीरू सिंह को, ठीक है। और ये क्या थे? CHM थे। किसके? CHM 6 राजपुताना राइफल्स के, ठीक है, याद रखना। तो उनको भेजा गया कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के तिथवाल में। अब उसके बाद देखो, इन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले दुश्मन के ठिकानों को पूरा क्या कर दिया? नष्ट, यानी उनका पूरा सत्यानाश कर दिया, दुश्मन के ठिकानों पूरा उड़ा दिया, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। किसने? मेजर पीरू सिंह ने। और अगर बात करें तो इन्हें मरणोपरांत क्या? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन से थे? तो मेजर पीरू सिंह थे, याद रखना। परमवीर चक्र पीरू सिंह फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपके लिए एक और, मेजर शैतान सिंह। कौन? मेजर शैतान सिंह। तो बाणासुर के शहीद के नाम से फेमस है। ये प्रश्न आ रखा और अब वापिस भी आ सकता है कि बाणासुर के शहीद के नाम से कौन फेमस है? मेजर शैतान सिंह, ठीक है। देखो, तो मेजर शैतान सिंह बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात है। और इनका जो जन्म है वो 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले में होता है। कहाँ पर? जोधपुर जिले में। अगर आपको देखा जाए तो ये आपको याद रखना है कि रामपुरा झुंझुनू बेरी में, मतलब रामपुरा बेरी झुंझुनू में किसका जन्म हुआ? पीरू सिंह का। और बाणासुर के शहीद के नाम से जाने जाने वाले शैतान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? मेजर शैतान सिंह का जन्म जोधपुर जिले में हुआ था। और उसकी कौन सी तहसील? फड़ौदी तहसील। लेकिन वर्तमान परीक्षा पर देखा जाए आज के टाइम में तो फड़ौदी एक जिला बनाया जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि मेजर शैतान सिंह का जन्म फड़ौदी जिले में हुआ था, ठीक है। और वहाँ पर भी पूछे तो बाणासुर गाँव में, ठीक है। इसलिए इनको बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। तो बाणासुर गाँव था, फड़ौदी तहसील थी और जोधपुर जिला था। लेकिन आजकल के टाइम में क्या लिखोगे? बाणासुर गाँव है और जिला कौन सा है? फड़ौदी है। उसके बाद में शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे, ठीक है। और 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की कौन सी? चुशुल चौकी पर आक्रमण किया। किसने? चीन ने। कहाँ की? लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया। तो उस कंडीशन में उस समय चौकी की रक्षा और जिम्मेदारी पूरी किस पर आ गई? मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। याद रखना, ये प्रश्न आता है कि चार्ली कंपनी में कौन शामिल थे? तो याद रखना, मेजर शैतान सिंह। यह प्रश्न आता है कि मेजर शैतान सिंह कौन सी कंपनी में कार्य कर रहे थे? तो चार्ली कंपनी में, याद रखना, ठीक है। उन्होंने जो है अंग्रेजी, मतलब ये जो चीनी सेना थी उसको 2 बार पीछे धकेल दिया था। कितने? 120 साथियों के साथ। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए थे, वे स्वयं भी बुरी तरीके से घायल हो गए थे, तो उन दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया। यानी इन्होंने बोला कि आप जाओ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। समझ में आया? तो सोचो, 2 सैनिक थे और ये खुद बहुत बुरी तरीके से घायल थे। तो उस कंडीशन में भी इन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया था और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे, ठीक है। और 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। इसलिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो याद रखना, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला पहले राजस्थानी पूछे तो आपको क्या याद रखना है? मेजर पीरू सिंह याद रखना, ठीक है। ये देखो, तो उसके लिए याद रखना पीरू सिंह प्रथम राजस्थानी है जो क्या? परमवीर चक्र से सम्मानित होते हैं। लेकिन इनके अलावा एक और परमवीर चक्र किसे मिला है? तो ये भी आपको याद रखना है। परमवीर चक्र से सम्मानित है मेजर शैतान सिंह, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इनकी कंपनी कौन सी थी? चार्ली कंपनी। किसके नाम से जाना जाता है? बाणासुर के शहीद के नाम से। बाणासुर जो है वो एक गाँव है, कहाँ पाया जाता है? फड़ौदी जिले में, ठीक है, याद रखना। अभी नेक्स्ट अगर बात करें केशवानंद, ठीक है, स्वामी केशवानंद, इनका भी प्रश्न आ रखा है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सीकर के मंगलूणा गाँव में होता है। ये प्रश्न आ रखा है, ठीक है, याद रखना। तो स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? मंगलूणा गाँव में 1883 में, ठीक है, सीकर जिले में। कौन जिले में? सीकर जिले में चौधरी ठाकर सिंह के घर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ? मंगलूणा गाँव
शिखर चौधरी ठाकर सिंह के घर में। उसके बाद में इनके बचपन का नाम बीरमा था। आने वाले टाइम में यही प्रश्न आएगा कि स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था, बीरमा। ठीक है। उसके बाद में गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था और जेल की यात्रा भी की थी इन्होंने। किसने? स्वामी केशवानंद ने। तो ये भी आपको याद रखना है, ये किससे प्रभावित है? गांधी जी से प्रभावित है। 1921 से लेकर 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था और जेल की यात्रा की थी। तो केशवानंद ने 1932 में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला। संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन कब संभाला? 1932 में। ठीक है। और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, यानी मिडिल से लेकर कहाँ तक पहुंचा दिया? महाविद्यालय स्तर तक। और जिसमें कला, कृषि, विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ भी बनाई इन्होंने। ठीक है। उसके बाद में 1944 से लेकर 1956 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई। ठीक है। और अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय भी क्या किए? स्थापित किए। किसने? स्वामी केशवानंद। प्रश्न आया, अब तक प्रश्न एक ही आ रखा है, वो है स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ? सीकर जिले के मंगलूना गांव में। ठीक है। अब प्रश्न ये आ सकता है कि इनका बचपन का नाम क्या था? बीरमा था। ठीक है। नेक्स्ट है पंडित झाबरमल शर्मा। तो ये जो है वो पत्रकारिता के विश्व पितामह कहे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न आता है बार बार कि पत्रकारिता के विश्व पितामह किसे कहते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा को कहते हैं। इनका जन्म जसरापुर में, कहाँ पर होता? जसरापुर में, 1880 में। उसके बाद में नेक्स्ट है 1905 में। कब? 1905 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी थी। तो प्रश्न आ जाए कि पंडित झाबरमल शर्मा ने पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो ग्रहण की थी पंडित दुर्गादास मिश्र से, याद रखना। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया है, जैसे सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास और खेतड़ी नरेश और विवेकानंद आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रशिसार, आत्मविज्ञान शिक्षा और तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख है। तो यानी इन्होंने इतनी सारी किताबों का या पुस्तकों का संपादन किया। किसका? सीकर का इतिहास और खेतड़ी का इतिहास, ये दो तो याद रखना भाई। ठीक है। सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास और खेतड़ी नरेश। उसके अलावा कौन कौन सी है? तो उसके अलावा है विवेकानंद आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रसिचार और आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा और भारतीय गोधन, इतने याद रखना। भारतीय गोधन, इतनी चीज आपको याद रखनी। ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य तुलसी। ठीक है। आचार्य तुलसी, ये जो इंपॉर्टेंट कर रखे ये प्रश्न आता है, ध्यान रखना। तो आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार, ये प्रश्न खूब आता है सीधा 1 नंबर में। 1 नंबर के सभी 1 नंबर के होते हैं लगभग, लेकिन चलो अलग अलग पेपर में अलग अलग है। ठीक है। तो अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? आचार्य तुलसी थे। इनका जो जन्म है वो 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में, किसके? नागौर जिले के लाडनू कस्बे में किसका जन्म हुआ? आचार्य तुलसी का। ठीक है। और 22 वर्ष की आयु में वे तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य बने। तो याद रखना, तेरापंथ संघ के कौन से आचार्य थे? 9वें आचार्य। 9वें आचार्य थे कौन? आचार्य तुलसी। जन्म लाडनू में। ठीक है, नागौर जिले में। और कौन सा आंदोलन? अणुव्रत आंदोलन का संचालन किया था, सूत्रधार है ये। उसके बाद में नेक्स्ट है नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। किसके लिए? नैतिकता के उत्थान के लिए, याद रखना। ठीक है। और इससे जनमानस को जोड़ने के लिए 1 लाख किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, याद रखना। ठीक है। बहुत भयंकर काम किया। 1 लाख किलोमीटर होता है, 1 लाख किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आचार्य तुलसी का संदेश कि इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान है। ये प्रश्न आ रखा है कि इंसान पहले क्या है? इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। तो ये संदेश किसका है? ये संदेश है आचार्य तुलसी का। कौन सा आंदोलन? अणुव्रत आंदोलन का क्या किया? सूत्रपात। कब? 1949 में। उसके बाद में किसके लिए? नैतिकता के उत्थान के लिए किया धारणा। और 22 वर्ष की आयु में कौन से संप्रदाय? तेरापंथी संप्रदाय कह सकते हो, या तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य बने थे। जन्म लाडनू नागौर में हुआ था। इतनी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में ये याद रखना, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। ये कथन या संदेश किसका है? आचार्य तुलसी का है। हाँ, तो नेक्स्ट है आचार्य नानेश मुनि। तो आचार्य नानेश मुनि जो है वो मेवाड़ के दांता गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पर? मेवाड़ के दांता गांव में। और मोडीलाल सिनकार भाई के घर पर हुआ था। ठीक है। बचपन का नाम था गोवर्धन या नाना, ये भी आपको याद रखना। इनके बचपन का नाम क्या था? गोवर्धन या नाना। जबकि स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? बीरमा, अभिपुराय था। ठीक है। ठीक है। ये बचपन से ही वैरागी भावना से ओतप्रोत थे और योगी गुरु की तलाश में कोटा में चले गए। और योगी गुरु की तलाश में कोटा में गणेश लाल जी महाराज के पास जाकर पहुंचे और उनको अपना गुरु बना लिया। ठीक है, गणेश लाल जी महाराज को। और दांता के पास ही, किसके पास? दांता के पास ही कपासन ग्राम में 1956 विक्रमी संवत 1996 में पौष शुक्ला अष्टमी को
आपने यानी इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, ठीक है, याद रखना भाई। उसके बाद में नेक्स्ट है 1952 में इनको गुरु द्वारा आचार्य पद का मतलब आचार्य पद प्रदान किया था। कब? 1952 में। गुरु कौन थे इनके? गणेश लाल जी महाराज थे, ठीक है, कोटा में थे। उसके बाद में आचार्य ज्ञानेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु समता दर्शन का संदेश दिया। तो समता दर्शन का संदेश किसने दिया है? तो समता और दर्शन का संदेश दिया है आचार्य ज्ञानेश मुनि ने। और एक व्यक्ति से लेकर पूरे विश्व तक अशांत वातावरण को हटाकर शांत वातावरण प्राप्त करने का समता दर्शन का संदेश दिया है। एवं इन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना ही धर्म होता है, ठीक है। उसके बाद में आपने ध्यान साधना की पद्धति विकसित की। ध्यान और साधना की क्या की? ध्यान साधना की पद्धति विकसित की ताकि व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सके। इन्होंने क्या किया? इनके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों को जैन भागवती की क्या मिली? दीक्षा मिली। याद रखना, जैन भागवती की दीक्षा कितने? 59 संतों और 310 यतियों को। आपने मालवा यानी इन्होंने मालवा प्रांत की बलई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया, यानी उनका मार्ग चयन किया। किसका? ये याद रखना, मालवा प्रांत की बलई जाति। कौन सी? मालवा प्रांत की बलई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया। उसके बाद में इन्होंने समता दर्शन और व्यवहार, याद रखना, समता दर्शन व्यवहार पुस्तक किसकी रचना है? तो ये जो समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक है वो आचार्य ज्ञानेश मुनि की, और पेपर में आएगी, मतलब आएगी, ध्यान रखना, समता दर्शन और व्यवहार नाम की पुस्तक। उसके बाद में जिसमें समरसता की विशद विवेचना की गई है और सामाजिक चेतना के लिए आपका जीवन मतलब आप जो है वो जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे, यानी ये हमेशा सामाजिक चेतना फैलाने के लिए आगे रहे। समता दर्शन व्यवहार पुस्तक याद रखना, आचार्य ज्ञानेश मुनि। बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम था गोवर्धनिया नाना। 2-3 चीजें काम किए। जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म दांता गांव में, मेवाड़ के, ठीक है, मोडीलाल श्रृंगार भाई के घर पर। आगे नेक्स्ट है कोमल कोठारी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोमल कोठारी, ठीक है। तो कोमल कोठारी जो है इनका जन्म है 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। तो कपासन कस्बा, चित्तौड़गढ़ जिला, कोमल कोठारी, याद रखना। तो कोमल कोठारी का जन्म चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन गांव में या कपासन कस्बे में हुआ। उसके बाद में इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में, उन्नयन मतलब वृद्धि करना, बढ़ाना, ठीक है, अवनमन मतलब कमी, उन्नयन मतलब वृद्धि। तो इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया। किसमें? लोक संस्कृति को आगे लाने में या उन्नयन वृद्धि करने में। इन्होंने 1960 में जोधपुर के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्था की स्थापना की। ये आपको याद रखना, रूपायन संस्था की स्थापना बोरुंदा जोधपुर में किसने की? कोमल कोठारी ने, याद रखना भाई, ठीक है। एक नाम अभी पहले ऊपर आया, कोमल कोठारी के अलावा रूपायन संस्था बोरुंदा कस्बे में। बोरुंदा कस्बे में आपको बताया था मैंने किसका जन्म हुआ है? तो बोरुंदा कस्बे में ये 1 2 3 4 5 6 कहाँ गया भाई? ये देखो, तो ये एक नाम पहले भी आ रखा है कि जोधपुर के बोरुंदा जोधपुर में किसका जन्म हुआ? विजयदान देथा का। और ये जो है वो किसके? रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर के सह संस्थापक है। तो संस्थापक पूछे तो कौन है? तो अक्सर कोमल कोठारी। तो सह संस्थापक कौन है? विजयदान देथा। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अब वापिस आ जाते हैं अपना कोमल कोठारी पर। ये देखो, तो ये क्या है? ये देखो यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने 1960 में, कब ये प्रश्न भी आता है, 1960 में जोधपुर के कौन से कस्बे में? बोरुंदा कस्बे में कौन सी संस्था? रूपायन संस्था की स्थापना की। किसके सहयोग से? तो विजयदान देथा। उसके बाद में नेक्स्ट है कृपाल सिंह शेखावत। कौन? कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत को शिल्प गुरु कहते हैं। तो शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम में, सीकर जिले के मऊ ग्राम में किसका जन्म हुआ था? कृपाल सिंह शेखावत का हुआ था। और इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है। किस पर? ब्लू पोट्री से। ब्लू पोट्री के लिए कौन फेमस है? कृपाल सिंह शेखावत फेमस है, याद रखना, ठीक है। और 1974 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है, याद रखना। उसके बाद में जन्म कहाँ होता है इनका? मऊ ग्राम, याद रखना, मऊ ग्राम सीकर में। नेक्स्ट है जगजीत सिंह, ठीक है। तो जगजीत सिंह में 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये राजस्थान के प्रसिद्ध गजल गायक थे। तो प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह कहाँ से संबंध रखते हैं? गंगानगर जिले से, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में निधन इनका 10 अक्टूबर 2011 को हो गया। उन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित है कौन? जगजीत सिंह। कब? 31 मार्च 2012 को, ठीक है। गजल गायक थे, इतना याद रखना, गंगानगर कस्बे में। नेक्स्ट है पंडित विश्व मोहन भट्ट। 12 जुलाई 1950 को, कब? 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन का जन्म हुआ। तो विश्व मोहन भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर जिले में, ठीक है। 1965 में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। कब? 1965 में, यानी जन्म के 15 साल बाद ही। 1950 में जन्म, 65 में इन्होंने क्या? संगीत की प्रस्तुतियां देश विदेश में देना शुरू कर दिया। और 1994 में इन्हें
प्रख्यात ग्रेमी पुरस्कार मिला? ये प्रश्न आ सकता है कि ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित कौन है राजस्थान में? तो याद रखना पंडित विश्व मोहन भट्ट है, ठीक है। और भट्ट के गिटार में सितार यानी गिटार में सितार, सरौंद, वीणा के अतिरिक्त 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। आपको सीधा सिंपल प्रश्न याद रखना, मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट। मोहन मोहन दोनों कॉमन चीज याद रखना। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किसका आविष्कार किया? मोहन वीणा का आविष्कार किया था, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कपूर चंद्र कुलिस। कपूर चंद्र कुलिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। इनका जन्म टोंक के सोडा गांव में हुआ था, ठीक है। टोंक जिले के सोडा गांव में किसका जन्म हुआ? कपूर चंद्र कुलिस का, ठीक है। 22 मार्च 1926 को कपूर चंद्र कुलिस का जन्म टोंक के सोडा गांव में हुआ। 1951 में कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। 1951 में पत्रकार जीवन की शुरुआत, और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में, सांध्यकालीन दैनिक यानी शाम की एक पत्रिका के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। तो छोटा प्रश्न आता है ये, राजस्थान पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? कपूर चंद्र कुलिस ने। जन्म कहाँ हुआ था? टोंक के सोडा जिले में, मतलब टोंक जिले के सोडा गांव में, ठीक है। उसके बाद में आपातकाल 1975 के समय इन्होंने राजस्थान के गाँवों की क्या की थी? यात्रा की। और देखते देखते आगे चलते गए तो इन्होंने एक किताब लिख दिया, श्रृंखला लिखी, जिसका नाम था मैं देखता चला गया, ठीक है। तो देखो कहाँ आपातकाल 1975 के समय इन्होंने राजस्थान के गाँवों की यात्रा की, ग्रामीण जीवन और सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया नामक क्या लिखी? श्रृंखला लिखी, जो कि राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। यानी राजस्थान का ग्रामीण परिवेश कैसा हुआ करता था उसके बारे में प्रामाणिक दस्तावेज पूछे तो कौन सा है? मैं देखता चला गया। किसने लिखी? कपूर चंद्र कुलिस ने, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा। ये भी प्रश्न आ सकता है, पोलम पोल ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम किसने लिखा? कपूर चंद्र कुलिस ने। पोलम पोल, ठीक है। पोपा बाई पोल जयनारायण व्यास ने लिखी, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है किसकी? पोलम पोल ढूंढाड़ी में निर्मित एक कॉलम है जो किसने लिखा? कपूर चंद्र कुलिस ने। और ये इनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। पोपा बाई पोल जयनारायण व्यास ने लिखा था, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में और लास्ट अंतिम जो है वो है भाई डॉक्टर पी.के. सेठी। कौन? डॉक्टर पी.के. सेठी। और इससे भी प्रश्न आ रखा है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो डॉक्टर पी.के. सेठी ये जयपुर फुट के जनक है। किसके? जयपुर फुट या जयपुर पाँव लिखा सकता है, ध्यान रखना। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पी.के. सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय SMS, ठीक है, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से, किसके सहयोग से? रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए, ठीक है, दिव्यांगों के लिए नकली पैर यानी जयपुर फुट का विकास किया। तो यही प्रश्न बार बार आता है और आपके पेपर में भी आ सकता है कि जयपुर फुट के जनक कौन है? तो जयपुर फुट के जनक कौन है? डॉक्टर पी.के. सेठी। किसका सहयोग लिया था? तो सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से। किसका आविष्कार किया? किसका निर्माण किया? जयपुर फुट का विकास किया, ठीक है। इसके लिए इनको एक पुरस्कार भी मिला है, जिस पुरस्कार नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और ये पुरस्कार राजस्थान में इनको मिला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो याद रखना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या अवार्ड से सम्मानित कौन है राजस्थान में? डॉक्टर पी.के. सेठी, याद रखना, ठीक है। जयपुर फुट के जनक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। और डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान इनको मिला है, पद्मश्री सम्मान मिला है और रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड भी, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार भी इनको मिला है, ठीक है। वापस पढ़ लेते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान और रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, ठीक है। ये भी अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, ये सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। ये थे डॉक्टर पी.के. सेठी। तो एक आपको प्रश्न मैंने पूछा था दुर्साड़ा के बारे में, उन्होंने 5वां वेद और 1900 पुराण किसे कहा है, ये आपको कमेंट करना है। वीडियो जैसा भी लगा एक बार कमेंट जरूर करना और ऐसे वीडियो और पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।